नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ठोस कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा था ठोस दो प्रकार के होते थे, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। इन चारों ही ठोसों की लक्षण क्या होते हैं, उनकी पहचान हम किस तरह करेंगे कि ये क्रिस्टलीय ठोस इन चारों में से कौन से प्रकार का ठोस है, उसको पता करने के लिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लक्षण है इसका अवयवी कण। तो अवयवी कण हम किस तरह चेक करेंगे, इनके नाम से ही, सभी के नाम से ज़्यादातर जानकारी हो जाती है कि इसके अवयवी कण किस तरह के होते हैं। आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। धात्विक ठोस के अवयवी कण धातु कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। क्लियर। अब आपके सामने एक समस्या आ रही होगी, इसमें आयन, परमाणु और अणु, इनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये धात्विक या धातु कर्नेल क्या चीज़ है, इसे समझने की यहाँ आवश्यकता है। तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह आपने लिथियम देखा है, सुना है लिथियम Li, जिसका परमाणु क्रमांक तो होता है 3 और द्रव्यमान संख्या होती है 7। ठीक है। अर्थात इसके नाभिक के अंदर 3 प्रोटॉन हैं और 4 हैं न्यूट्रॉन। ठीक। इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन पहली कोष में और तीसरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 और 2s1 होगा। ये जो 2s1 है, ये इसकी बाह्य कोष है, जिसको हम संयोजी कोष भी कहते हैं। संयोजी कोष का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को देना। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा, तो इसके नाभिक में अभी तो 3 प्रोटॉन थे, जितने प्रोटॉन थे उतने ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। अब इसके नाभिक में 3 तो प्रोटॉन रह जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो न्यूट्रॉन तो 4 के 4 ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 ही न्यूट्रॉन थे। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए कितने? 2। तो ये एक आयन मुक्त कर दिया। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में कमी यानी कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो धातु कर्नेल बन जाती है। कर्नेल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़ है बंध का प्रकार। बंध किस तरह बनता है इसके अंदर? इनके अंदर जो बंध बनता है आयनिक ठोस के अंदर, नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक ठोस के अंदर बंध आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक ठोस के अंदर सहसंयोजक बंध होता है, धातुओं के अंदर धात्विक बंध होता है और आणविक ठोस के अंदर आणविक बंध होता है। ठीक है। तीसरी चीज, इन ठोसों की प्रकृति किस तरह निर्धारित की जाती है। तो सबसे पहला जो आयनिक ठोस है, उसकी प्रकृति होती है कठोर। लेकिन कठोर के अलावा भंगुर भी होती है। भंगुर शब्द हो सकता है आपके लिए नया हो, तो भंगुर क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आयनिक ठोस होते हैं, वो विपरीत प्रकार के आयनों से एक दूसरे से बहुत अधिक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। कैसे? आकर्षण बल आप जानते हैं, विपरीत प्रकार के जो आयन होते हैं उनमें आकर्षण बल होता है। जैसे इसका प्लस है, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। इसी तरह यहाँ अगर हम इनको देखें, तो इनमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
तो इस तरह की कुछ आयनिक ठोसों की आकृति होती है, इसके आयन इस तरह से बंधे रहते हैं। ये विपरीत आवेश हैं, विपरीत आवेश के बल आपस में आकर्षण बल रखते हैं और आकर्षण बल होने के कारण ये कठोर होते हैं। तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। किंतु भंगुर शब्द और इन्होंने लगा दिया। भंगुरता का मतलब ये है जब हम किसी ठोस पर आघात यानी चोट लगाएं तो वो बिखर जाए, तो उसके बिखरने का जो गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भंगुरता बोलते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे भंगुर कैसे होता है। जैसे NaCl, ये आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस इसलिए है क्योंकि ये आयनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक, प्लस और माइनस आयनों से। अब ये भंगुर यानी कठोर है, टूटेगा कैसे वो समझने की कोशिश करें। अब ध्यान देंगे, अगर हम इसकी परत पर, भाई हम इस पर चोट लगा रहे हैं, आघात लगा रहे हैं इसमें, तो चोट लगाने से क्या होगा? इसकी जो प्रॉपर्टी है, ऊपर वाली जो परत है वो आगे की तरफ खिसक जाएगी। समझने की कोशिश करेंगे, ऊपर की जो परत है वो क्या होगा? आगे की तरफ खिसक जाएगी। और नीचे की जो परत है वो अपनी जगह ही बनी रहेगी। नीचे की परत अपने स्थान पर ही बनी रहेगी, और अपने स्थान पर बनी रहने का मतलब ऊपर जब खिसक गई तो ये प्लस था वो चिन्ह आगे बढ़ गया, और जो माइनस था वो चिन्ह पीछे रह गया। मैं एक कम कर देता हूँ, इसमें 6 थे, 6 ही कर लेता हूँ। तो ये माइनस प्लस और ये माइनस। अब स्थिति क्या हुई? जैसे ही आपने इसमें ऊपर वाले कण पर चोट लगाई तो चोट लगने से इसकी ये आगे की तरफ बढ़ गया, ठीक है। आगे तरफ बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो प्लस माइनस बंद था वो प्लस माइनस न रह करके प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, यानी समान प्रकार के आयन बन गए। और समान प्रकार के आयन का मतलब आवेश बन गए। समान प्रकार के आवेश हमेशा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और प्रतिकर्षण बल लगाने का मतलब दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर होने का मतलब वो बिखर जाता है पदार्थ। अर्थात जैसे हम नमक है, NaCl है, इस पर किसी से चोट लगाते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अर्थात नमक के अंदर भंगुरता का गुण होता है। किसके कारण होता है ये हो सकता है आपको समझ में आया हो। भंगुरता का गुण, पहले तो इसके आयन विपरीत आवेश थे, जैसे ही हमने उस पर चोट लगाई ऊपर की परत आगे बढ़ गई, आगे बढ़ते ही समान प्रकार के आवेश आ गए। समान प्रकार के आवेश आप जानते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग होने का मतलब वो बिखर जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ आयनिक ठोस की जो प्रकृति होती है वो भंगुर होती है। दूसरा सहसंयोजक ठोस की प्रकृति होती है कठोर, जिसमें हीरा, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है हीरा, सबसे कठोर धातु है। और हीरा ऐसी धातु है जो अन्य धातुओं को भी काट देती है। आपने कभी देखा हो तो जो कांच काटने वाले होते हैं तो उनके पास कांच काटने के लिए एक छोटा सा पिन सा रहता है, उसके ऊपर वो घुमा देते हैं, घुमाते ही कांच के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो वो छोटी सी टुकड़ा हीरा का टुकड़ा होता है और वो कांच को बड़े आराम से काट देता है। दूसरा है धात्विक ठोस, कठोर किंतु आघात वर्धनीय व तन्य। तो जो प्रकृति है धात्विक ठोस की वो कठोर होती है किंतु आघात वर्धनीय। जिस तरह से आयनिक ठोस टूट जाते थे वैसे ये धात्विक ठोस टूटते नहीं है, बल्कि उसी कंडीशन में आगे तनते चले जाते हैं। इन धातुओं की सहायता से हम तार वगैरह भी बनाते हैं। आणविक ठोस की प्रकृति मृदु होती है, यानी मुलायम होते हैं, अर्थात सॉफ्ट होती है। ठीक है। चौथा इसका लक्षण है चालकता। चालक, आप चालकता के बारे में पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। जो भी धातुएं होती हैं 2 तरह की मोस्टली दिखाई गई है, चालक और अचालक। तो चालक कौन से होते हैं और अचालक कौन से होते हैं, या कह दें इनको चालक और सुचालक। ठीक है। चालक का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो हमने यहाँ पर इनको 2 तरीके से बांटा है, एक सुचालक में और एक कुचालक में। सुचालक वो होंगे जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, और कुचालक वे होंगे जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी।
अब यहाँ धारा प्रवाहित कब होती है वो भी आपको समझना होगा। धारा प्रवाहित होने के लिए किसी भी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें धारा प्रभावित नहीं होगी। अब यहाँ हम देखते हैं चालकता के अंदर, तो जो आयनिक ठोस है वो कुचालक होता है, उसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती। किंतु संगलित या विलयन अवस्था में कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। संगलित का मतलब जैसे NaCl की बात कर रहे थे हम, नमक की, अगर वो गल जाता है तो गलित अवस्था में वो कुचालक नहीं बल्कि क्या बन जाता है? सुचालक बन जाता है। कारण इसका, क्योंकि जब ये गल जाता है तो उसके जो आयन होते हैं आयन अलग अलग हट जाते हैं। आयन अलग अलग हटने का मतलब आयन जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त आयन वाले किसी भी ठोस के अंदर धारा का आवागमन आसानी से होता रहता है, अर्थात वो क्या बन जाती है? सुचालक। दूसरी चीज़, सेसेमिक ठोस कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है जो सुचालक होता है। सुचालक होने का कारण यह है क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर एक बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, केवल ग्रेफाइट के अंदर। बाकी सभी सेसेमिक ठोस कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। धात्विक ठोस सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में घूमते हैं। आणविक ठोस कुचालक होते हैं। गलनांक, आयनिक ठोस का गलनांक उच्च होता है, सेसेमिक ठोस का गलनांक अति उच्च होता है, धात्विक ठोस का गलनांक मध्यम होता है और आणविक ठोस का गलनांक निम्न होता है। गलनांक के बारे में आप जानते हैं, उच्च, अति उच्च, निम्न और निम्न। गलनांक वो टेम्परेचर होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई वस्तु गलना प्रारंभ होती है। तो इसको गलाने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होगी, इन्हें गलाने के लिए और ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी, लेकिन इनके लिए कम और इनके लिए और भी कम होगी। दूसरी चीज़, अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले आयनिक ठोस का जो उदाहरण है, ये वो उदाहरण है जो अपने आयनों में टूटते हैं, जैसे NaCl, ZnS, CaF2, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि। दूसरा सेसेमिक ठोस में हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड आदि। धात्विक ठोस में जो जितनी भी धातुएं हैं जैसे कॉपर, आयरन, लोहा, Ag, Au, सोना, Pt, Zn आदि, ये सभी कैसी धातुएं? धात्विक ठोस हैं। इसी प्रकार निम्न ताप पर आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि सभी ये आणविक ठोस हैं। तो ये रहा आपका क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे, और आप लोग नोट्स जरूर लिखते रहें, और इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद।